हमारे शरीर में होने वाली विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा बनने वाले अपशिष्ट को शरीर से निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। तो बच्चों, मैं दीपक कुशवाहा क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है जैव प्रक्रम लेकर आया हूं। इसके पहले हमारे जो है 3 टॉपिक आ चुके हैं, जो कि पाचन, श्वसन एवं परिसंचरण आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। तो हम आज लास्ट टॉपिक इसका है जिसका नाम है क्या, उत्सर्जन को देखने हैं कि उत्सर्जन है क्या। तो हमारे शरीर में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, जो भी जैविक क्रियाएं हो रही है, उसके द्वारा कोई न कोई अपशिष्ट पदार्थ बन रहा है और उस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। और इसके लिए हमारा एक जो है अंग तंत्र कार्य करता है जिसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। तो उत्सर्जन, सबसे पहले उत्सर्जन है क्या, तो वह प्रक्रम या वह जैव प्रक्रम जिससे जीवों की उपपची क्रियाओं है ना जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है। यानी हमारे शरीर में होने वाला यानी जैव प्रक्रम, जिसमें यानी जैव प्रक्रम क्या हुए, जैव क्रिया होती है जिसमें उपपची क्रियाओं से जनित यानी उपपची क्रियाओं के द्वारा बनने वाला नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, यानी उनको शरीर से बाहर किया जाता है, उत्सर्जन कहलाता है। यह एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर सतह से जल में विसर्जित करते हैं। मतलब क्या हुआ भाई कि ये जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, यूनिसेलुलर जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है हमारे सामने। तो ये जो अमीबा जो होता है, अमीबा ये क्या होता है बेटा, एक कोशिकीय होता है, एक कोशिकीय होता है, ठीक है। और ये एक कोशिकीय अमीबा जो क्या करता है, जो उत्सर्जन करता है, वो क्या करता है, क्योंकि एक कोशिकीय है, इसमें कोई अंग है नहीं, न तो अंग तंत्र है, तो ये अपना उत्सर्जी पदार्थ क्या करता है, अपने शरीर की सतह पर ही कर देता है। समझ में आया? तो ये क्या करता है, सतही उत्सर्जन करता है। क्या करता है बेटा, सतही उत्सर्जन करता है। बट हम और आप में नहीं होता है। हम और आप में, हम सभी में एक विकसित तंत्र है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, सर्जन तंत्र। अब वो तंत्र है क्या, तो ये आपको ये सामने बिल्कुल दिख रहा है डायग्राम के थ्रू। ये हमारे जो है उत्सर्जन तंत्र का जो चित्र है। अब इसमें उत्सर्जन तंत्र में आता क्या क्या है, तो इसमें एक जोड़ी किडनी, मतलब 2 किडनी होती हैं, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी यानी एक जोड़ी जो है यूरेटर होता है, एक जो है मूत्राशय जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, और एक मूत्र मार्ग यानी जिससे मूत्र बाहर जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर डायग्राम के चित्र के द्वारा आप देख रहे हो, तो यहाँ पर आपको किडनी सेब यानी जो है आपको जो है किसके जैसे काजू के आकार के या बादाम के आकार की यहाँ पर जो संरचना दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, किडनी या ब्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, किडनी या ब्रिक बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये किडनी क्या है, 2 की संख्या में है, एक ये हो गई और दूसरी ये हो गई, ठीक है। फिर मूत्रवाहिनी, ये है एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, यानी एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई। मूत्राशय ये हो गया एक पूरा यूरिनरी ब्लैडर, और मूत्र मार्ग जिसको हम बोलते हैं यूरेथ्रा। समझ में आया कि नहीं आया? साथ में यदि हम इसके बाहर ऊपर की ओर एक देखते हैं, टोपी जैसी संरचना, आपको कैप लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एड्रीनल ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। और इसमें जो है रक्त जो है धमनी और सिराओं के द्वारा जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरी और रीनल वेन। तो यहाँ पर ये क्या है, रीनल आर्टरी होता है, रीनल आर्टरी होता है, और ये क्या होता है, रीनल वेन होता है। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? यदि हम जो है ब्रिक को आंतरिक संरचना में देखते हैं, तो इसको 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है सबसे बाहरी भाग कॉर्टेक्स, अंदर होता है मेड्यूला, और इसके अंदर खाली स्थान होता है जिसको हम बोलते हैं पैल्विस, ठीक है। तो ये जो है एक तरह से जिसको हम बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, जो कि आपके सामने है। ये किडनी का आंतरिक संरचना, किसका, किडनी का आंतरिक संरचना।
जो कि आपने देखा कि हमारे शरीर में उत्सर्जन तंत्र की जो संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वो किडनी होती है। ठीक है, तो यदि हम देखें कि ये क्या है, किडनी, किडनी है, ये क्या है, उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। समझ में आया कि नहीं है? किडनी क्या होती है, उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आगे यदि हम देखते हैं किडनी में की संरचना हमें क्या दिखता है, तो बेटा इसका किडनी के चारों तरफ एक जो है संरचना मिल रही है, ये आपको दिख रही होगी, ये इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रीनल या वृक्क आवरण बोलते हैं, रीनल कैविटी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसका जस्ट बाहर अंदर जब हम जैसे इंटर करते हैं तो बाहर वाले भाग को जो है कॉर्टेक्स बोलते हैं, और ये अंदर वाले भाग को हम क्या बोलते हैं, मेड्यूला बोलते हैं। अंदर का भाग जो होता है मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, ये जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला होते हैं ये किडनी के दो भाग होते हैं, यानी बाहर की ओर कॉर्टेक्स, अंदर की ओर मेड्यूला। अब जैसे हम बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो हमें कुछ संरचनाएं दिखती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप देखोगे उन संरचनाओं को, इन संरचनाओं को यहाँ पर बिल्कुल आपने देखा होगा कॉर्न, यानी आपने कॉर्न क्या देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा मक्के के दाने, तो मक्के के दाने की तरह यहाँ पर आपको ये जो है संरचनाएं दिख रही हैं। ये है मक्के के दाने की तरह आपको संरचनाएं नजर आ रही होंगी। ये इन मक्के के दाने के समान संरचनाओं को हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड। अब ये पिरामिड जैसी संरचना है, मैथ में आपने पिरामिड पढ़ा होगा, तो ये पिरामिड जैसी संरचना है, इसलिए इसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, इन दोनों पिरामिड के बीच में जो खाली स्थान होता है उसको हम बोलते हैं वर्टनी ऑफ कॉलम। क्या बोलते हैं, वर्टनी ऑफ कॉलम। दोनों पिरामिड के बीच में खाली स्पेस को हम बोलते हैं वर्टनी ऑफ कॉलम या ब्रिक ऑफ वर्टनी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर ये जो मेड्यूलरी पिरामिड होती है तो ये क्या होती है, ओपन होती है, एक ट्यूब में, एक नली के समान संरचना में खुलती हैं। इन नली के समान संरचना को हम बोलते हैं कैलिक्स। क्या बोलते हैं, कैलिक्स। ठीक है, यहीं पर ये कैलिक्स जाकर एक जो है बड़ी सी संरचना में खुलती है, बड़े से खाली स्थान पे खुलती है, ओपन होती है, इसको हम बोलते हैं पैल्विस। क्या बोलते हैं, पैल्विस बोलते हैं। ठीक है, अब इससे और क्या होती है, धमनी, रीनल धमनी, और रीनल जो होती है आर्टरी जो होती है, वेल्स और आर्टरी जो होती है जुड़ी होती है। ठीक है, और साथ में ये जो है मूत्र वाहिनी होती है जो कि मूत्राशय का कार्य करती है। समझ में आया? अब क्या होता है कि जो मेड्यूलरी पिरामिड होती है इसी में होता है एक और, ठीक है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है यह है रक्त को छानने का कार्य करता है। तो ध्यान रखना, जो वृक्क है, किडनी है, उसकी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होता है, नेफ्रॉन होता है।
और ये नेफ्रॉन क्या काम करता है, रक्त को छानने का कार्य करता है। ठीक है, तो वृक्क की हम बात करते हैं। तो वृक्क में मूत्र बनने के बाद तो मूत्र वाहिनियों से होता है, मूत्राशय में चला जाता है। आप देखते हो कि जो किडनी में जो यूरिन बनता है, मूत्र बनता है, तो मूत्र नलिकाओं के द्वारा, पाइपों के द्वारा कहाँ चला जाता है, मूत्राशय में चला जाता है और एकत्रित होता है। ठीक है, मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर से हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को छानकर बाहर निकालना है। यानी मूत्र बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है, जो हमारे रक्त में जो जैविक क्रियाओं के द्वारा बनने हुए अपशिष्ट होते हैं, हानिकारक नाइट्रोजनी पदार्थ होते हैं, इनको शरीर से बाहर निकालना होता है, मेन उद्देश्य होता है। ठीक है, इसकी बनने की प्रक्रिया क्या होती है, तो इसकी जो वृक्क की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई अभी हमने बोला कि नेफ्रॉन होती है। ठीक है, और ये जो है अलग अलग भागों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो जो इसका पहला भाग होता है मूत्र बनने के, जो वृक्कांड के इसके भाग क्या होता है, पहला ग्लोमेरुलस होता है, दूसरा बाउमेन कैप्सूल होता है, फिर तीसरा नलिकाकार भाग होता है, फिर चौथा जो होता है संग्राहक होता है। अब इसको हम बायलर डायग्राम देखते हैं। यहाँ पर आपको एक जो है नेफ्रॉन की संरचना दिखाई दे रही है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो कप के सामान यहाँ पर संरचना दिख रही है इस तरीके से, ये तो यहाँ पर ध्यान रखना, इस कप के समान संरचना को ही हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। कप के समान संरचना, चाय वाले पीने वाले मग्गे के समान जो आपको दिखाई दे रहा है, इस चाय वाले मग्गे को हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस बोलते हैं। और इसका आधारी भाग जो है वो कहलाता है बाउमेन संपुट या बाउमेन कैप्सूल कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, रक्त वाहिकाएं बिल्कुल जो है गुच्छे के फॉर्म में पाई जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है दो तरह की, एक जो है वाहिका आती है और एक निकलती है, और यहीं पर रक्त जो है ग्लोमेरुलस में ही रक्त जो है, यहीं पर जो है ग्लोमेरुलस के अंदर ही जो है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें रक्त छानने की क्रिया पूर्ण होती है। इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस में क्या होता है बेटा, रक्त को छानने की क्रिया पूर्ण होती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जैसे यदि आप देखोगे तो ये बाहर की ओर ट्यूब आ रही है, जिसको हम बोलते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका। क्या बोलते हैं इसको, समीपस्थ कुंडलित नलिका बोलते हैं। उसके बाद ये वाली जो होती है, ये पास वाली को समीपस्थ बोलेंगे, दूर वाली को हम बोलते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका। दूरस्थ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कुंडलित फॉर्म में है। ठीक है, इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, दूरस्थ कुंडलित नलिका। यहाँ पर नीचे की ओर जो आ रही है, तो इसको हम बोलते हैं अभिवाही अपवाही नलिका, और दूर जा रही है तो इसको बोलते हैं अभिवाही नलिका। ये देखो नीचे की ओर जा रही है तो इसको हम बोलते हैं अपवाही, फिर ये नीचे से ऊपर की ओर जा रही है अभिवाही। ठीक है, यहाँ पर एक रक्त वाहिकाओं का बिल्कुल बना हुआ जाल पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं वासा रेक्टा। ठीक है, रक्त वाहिकाओं का एक जाल पाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा। साथ में यहाँ पर रक्त को, यहाँ पर जो है ब्लड जो है संग्रहित होता है, यहाँ पर सॉरी जो छना हुआ पदार्थ है वो संग्रहित होता है, तो इसको संग्रह करने वाले पाइप को हम क्या बोलते हैं, संग्राहक नलिका बोलते हैं या संग्राहक वाहिनी बोलते हैं। समझ में आए? तो ये बेटा किसका संरचना हो गया, ये है नेफ्रॉन की संरचना। किसकी संरचना है बच्चा, नेफ्रॉन की संरचना है। ध्यान से समझिएगा, किसकी संरचना है, नेफ्रॉन की संरचना है। ठीक है, तो पेपर में यदि आता है तो आपको ये संरचना ड्रॉ करनी है। अगला हम देखते हैं कि मूत्र बनता कैसे, यूरिन बनता कैसे है। तो पहला कोशिकी गुच्छ निस्यंदन, मतलब जो ग्लोमेरुलस में जो छनन हुआ है, छानने की प्रोसेस हुई है, उसे हम बोलते हैं कोशिकी गुच्छ निस्यंदन। अब इसमें क्या होता है, वृक्क धमनी की शाखा वृक्कांड में प्रवेश करती है, तब जल लवण ग्लूकोज अमीनो अम्ल अन नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कोशिका गुच्छ में छन कर
बोमेन सबकुट में चले जाते हैं। मतलब क्या हुआ बेटा कि जब वृक्क धमनिका शाखा में, यानी ये जो वृक्क धमनिकाएं होती हैं, इसमें रक्त आता है। जब इसमें रक्त आता है, इससे क्या हुआ, बाउमेन कैप्सूल में आया, तो यहाँ पर जो है ग्लूकोज, सुक्रोज, जो भी नाइट्रोजनी पदार्थ है वो छनकर कहाँ चला जाता है, बाउमेन कैप्सूल यहाँ पर चला है, यहाँ से यहाँ आ जाता है। ठीक है, फिर अगला क्या होता है, वर्णात्मक पुनः अवशोषण। वृक्कांड से नलिकाकार भाग में शरीर के विभिन्न उपयोगी पदार्थों जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल का पुनः अवशोषण हो जाता है। मतलब यदि आप देखोगे तो जैसे यहां से ब्लड आता है, सॉरी, जो क्षनित पदार्थ आता है, तो ये अभिवाही अपवाही नलिकाओं के द्वारा यहाँ पर जो वासा रेक्टा है, इनमें पुनः से अवशोषण कर लिया जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पुनः अवशोषण। समझ में आया कि नहीं आया? क्या बोलते हैं? पुनः अवशोषण बोलते हैं। ठीक है, अगला नलिका काल स्कोषण। यूरिया, अतिरिक्त जल, लवण जैसे उत्सर्जी पदार्थों को वृक्काणुओं के नलिकाकार भाग के अंतिम सिरे के तह पर जाते हैं, वह मूत्र का निर्माण करते हैं। मतलब जो सभी पदार्थ हैं वो अब अंतिम स्टेज कहां पर चले जाते हैं, संग्राहक पे चले जाते हैं, जो किसका निर्माण करते हैं बेटा, मूत्र का निर्माण करते हैं, जिसको यूरिन बोलते हैं। वहां मूत्र से संग्राहक वाहिका मूत्र वाहिनी से होता मूत्राशय में चला जाता है, यानी मूत्र वाहिनियों से कहा चला जाता है, मूत्राशय में, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर में चला जाता है। अस्थायी रूप से संग्रहित रहता है तथा मूत्राशय के दाब द्वारा मूत्र मार्ग से बाहर चला जाता है। यानी जब यूरिनरी ब्लैडर जो होता है, मूत्राशय भर जाता है, तो उसपे एक दाब लगता है, जिससे क्या होता है, मूत्र जो है शरीर के बाहर चला जाता है। ठीक है, मूत्रण क्रिया द्वारा। अब आर्टिफिशियल किडनी क्या होती है? अब मान लीजिए आपने सुना होगा किसी की किडनी फेल हो गई है ना, किडनी खराब हो गई। तो जब किडनी खराब हो जाती है तो उस व्यक्ति को हीमोडायलिसिस नामक एक प्रोसेस से जो है गुजरना पड़ता है ना। तो उसको हम बोलते हैं कृत्रिम किडनी। कृत्रिम किडनी जो होते हैं, शरीर से रक्त को निकालकर छानकर फिर से शरीर में डाल दिया जाता है, इंटर करा दिया जाता है, इसे हम बोलते हैं कृत्रिम किडनी। कृत्रिम किडनी जो होता है मानव निर्मित किडनी है, जो कि हम प्राकृतिक रूप से उसको क्या करते हैं, छानते हैं, ब्लड को छाना जाता है। तो देखते हैं आर्टिफिशियल किडनी क्या होता है। कृत्रिम वृक्क यानी अपोहन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा रोगियों के रुधिर कृत्रिम वृक्क की मदद से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन किया जाता है। अपोहन को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस। अपोहन को क्या बोलते हैं बेटा? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलाइसिस। हीमोडायलिसिस में जो होता है, हम नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को कृत्रिम रूप से छानते हैं। यह एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 80 लीटर आरंभिक निस्यंदन वृक्क होता है। मतलब ये कोई व्यक्ति स्वस्थ है तो उसके शरीर में प्रतिदिन 180 लीटर जो है रक्त को छाना जाता है। उसमें उत्सर्जित मूत्र का आयतन जो होता है 1.2 लीटर। मतलब क्या हुआ कि जब किसी भी व्यक्ति में 180 लीटर ब्लड छाना जाता है तो उस 180 लीटर में 1 से 2 लीटर जो होता है क्या निकलता है, यूरिन निकलता है, मूत्र का निर्माण होता है। शेष निस्यंदन वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित कर, यानी उसके अलावा जो बचा हुआ पदार्थ होता है वृक्क नलिकाओं यानी जो अपवाही अविवाही नलिकाओं द्वारा फिर से अवशोषित कर लिया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हीमोडायलिसिस मशीन का चित्र है, जिसमें एक व्यक्ति जो है लेटा हुआ है और उसके एक जो रक्त वाहिका है उससे ब्लड को बाहर निकाला जाता है यहाँ से। ठीक है, धमनी पंप के द्वारा ब्लड को छाना जाता है। अब यहाँ पर एक हमने हीमोडायलिजर बनाया है, तो यहाँ पर एक द्रव भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं अपोहन द्रव। ठीक है, और ये इस पूरे मशीन को यानी जो सिस्टम है इसको हम बोलते हैं हीमोडायलाइजर। एक्चुअल में इसमें क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, उसको हम बोलते हैं, वो झिल्ली का काम होता है चयनात्मक पारगम, यानी उस झिल्ली से केवल सेलेक्टेड ही पदार्थ जो है उस झिल्ली से बाहर आ सकते हैं, बाकी उसी में रहेंगे। ठीक है, तो क्या होती है, चयनात्मक पारगम होती है। इसमें क्या होता है, हीमोडायलिसिस के द्वारा क्या होता है, अपोहन के ताजा विलयन, अपोहन के बाद यूरिन का निर्माण, यानी इसके द्वारा जो अपोहन है
जब हीमोडायलिसिस हो जाता है तो यहाँ से जब मूत्र का निर्माण होता है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है, मूत्र का निर्माण होकर यहाँ पर संग्रहित हो जाता है और उसके अलावा जो पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ इसमें इकट्ठे हो जाता है। बाकी जो ब्लड बचता है फिर से शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। तो इस तरीके से जो यंत्र बनाया जाता है ये एक तरह से हीमोडायलिसर है, कृत्रिम रूप से कृत्रिम किडनी है, जिसका काम होता है रक्त को छानना फिर से शरीर में प्रवेश करा देना। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह से हीमोडायलिसिस। अब किडनी का काम क्या होता है, हमारे शरीर में जो किडनी है उसका काम क्या होता है, तो यकृत में निर्मित यूरिया जो कि एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट है रुधिर से क्या करता है, निस्यंदन करता है। ध्यान रखना, हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है और वो यूरिया जो है यदि हमारे शरीर में इकट्ठा होने लगता है तो किडनी स्टोन का निर्माण करता है, यानी एक तरह से किडनी स्टोन पथरी का निर्माण करता है ना। तो इसको शरीर से क्या किया जाता है, निकालने का कार्य करता है। अगला क्या है, अतिरिक्त जल एवं लवणों को शरीर से निष्कासित करना। यदि हमारे शरीर में जो आप दिन भर पानी पीते रहते हो तो पूरा पानी तो बॉडी इकट्ठा नहीं कर सकती है, यदि करेगी तो बिल्कुल आपका शरीर भी बिल्कुल तालाब बन जाएगा। क्यों, पानी भरा रहेगा, है ना। तो उस अपशिष्ट यानी जो बचा हुआ पानी है जो हमारे शरीर के लिए जो है उपयोगी नहीं है तो उसको शरीर से क्या करता है, निष्कासित कर देता है। साथ में जो लवण हम खाना खाते हैं तो उसमें कई सारे लवण होते हैं, कई सारे पदार्थ होते हैं, तो जो हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए उपयोगी होते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, रख लेता है। बाकी जो अनुपयोगी होता है इसका शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, और क्या करता है, होमोस्टैटिस यानी एक तरह से बैलेंस बनाने का कार्य करता है। अगला क्या है, यह रुधिर प्लाज्मा का संगठन समान बनाए रखता है यानी तथा पीएच का नियमन करता है। हमारे शरीर में जो रुधिर प्लाज्मा होता है यानी रुधिर में पाए जाने वाला जो तरल पदार्थ होता है उसमें समन्वय बना के रखता है, यानी वो उसमें तरल पदार्थ की मात्रा कम ना हो इसलिए उसकी मात्रा को बनाए रखता है। साथ में हमारे शरीर का जो पीएच है, क्योंकि हम कई तरह के फूड जो है इनटेक करते हैं, है ना, तो उस पीएच को मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए क्या करता है, ये उसमें सहायता प्रदान करता है। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं। तो बच्चों ये आपने देखा क्या, किडनी और उत्सर्जन। तो हमारे शरीर में बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों जैसे यूरिया एवं नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से निकालना अति आवश्यक होता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए एक तरह से जहर, विष का कार्य करते हैं, क्योंकि ये विषैलापन प्रदर्शित करते हैं, साथ में ये टॉक्सिसिटी जनरेट करते हैं। तो बच्चों अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए और हमारे से जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, साथ ही हमारे फ्यूके एजुकेशन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है इसका फीडबैक अवश्य दिया करें हमारे कमेंट सेक्शन में। और हम इसी तरह से और आपको प्यारी प्यारी वीडियो लेकर नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्द आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।